Good morning, dear students. In the previous class, we have discussed with the muscular tissue. In muscular tissue, we had discussed about the skeletal tissue. Skeletal tissue which was striated in its appearance due to presence of dark and light band-like structures. And these dark and light bands were known as myofibrils. Myofibrils are present in the cytoplasm of the muscle cell. And these muscle cells are present in the form of bundles or organized in the form of bundles which were known as fasciculi. And these fasciculi were present in a whole muscle. तो मसल के अंदर है fasciculi, fasciculi के अंदर है muscle cells और हर एक muscle cell के अंदर होते हैं myofibrils. So that was the appearance, striated appearance of the skeletal tissue. इसके अलावा हमने डिस्कस किया था about the location of the skeletal tissue as well as that skeletal tissue जो होता है that is regulated by our central nervous system and it functions according to our will. Skeletal tissue multinucleated होता है और बाकी के जो दो टिश्यूज है स्मूथ मसल्स एज वेल एज मतलब स्मूथ मसल्स जो होते हैं और कार्डियक मसल्स होते हैं, ये दोनों ही बहुत ही सिंपल और सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तीनों टिश्यूज के अंदर तीनों टाइप्स ऑफ मसल्स के अंदर डिफरेंसेस हैं. तो पहले हमने स्केलेटल मसल की बात कर ली. Now we are moving on to the next type of muscle that is the smooth muscle. तो muscular tissue में हम बात करते हैं about the smooth muscle. ठीक है, तो जब हम स्केलेटल टिश्यू कहते हैं तो हम बोन्स कार्टिलेज की बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन करना है स्केलेटल मसल्स. ओके, तो स्मूथ मसल्स. अगर हम स्मूथ मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स आर इलोंगेटेड एंड स्पिंडल शेप्ड. स्पिंडल शेप्ड मतलब it is also known as fusiform because these muscles will be elongated like this. Right? And they have presence of a single nucleus. जब ये दोनों एंड से टैपरिंग हो, नैरो हो, तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्यूजिफॉर्म या तो हम कहते हैं स्पिंडल शेप. तो स्मूथ मसल्स के जो सेल्स होते हैं ये सेल्स स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं या फ्यूजिफॉर्म होते हैं. ठीक है, दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड. इनमें एक ही न्यूक्लियस होता है एंड देयर विल बी वेरी फ्यू मायोफाइब्रिल्स लोकेटेड इन इट. ओके, यू कैन से वेरी few myofibrils and they are non-stratified. myofibrils हैं पर ऑल्टरनेटिव डार्क और लाइट बैंड की तरह कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन स्ट्राइटेड. जबकि हम स्केलेटल मसल को क्या कहते हैं, स्ट्राइटेड कहते हैं, क्योंकि उसमें ऑल्टरनेटिव लाइट और डार्क मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होती है. जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसीलिए इन्हें नॉन स्ट्राइटेड, दीज आर नोन एज नॉन स्ट्राइटेड. ओके, एंड दे आर regulated by autonomic nervous system. Autonomic nervous system मतलब जैसे skeletal muscle जो था that was regulated by central nervous system, right, and it works according to our will. जबकि smooth muscles जो होते हैं they are non-striated and they are regulated by autonomic nervous system and therefore they are not regulated by our will. So do not function according to our will. हमारे will के अकॉर्डिंग काम नहीं करते. ठीक है, तो स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं और स्पिंडल शेप होते हैं.
यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके साइटोप्लाज्म को भी सार्कोप्लाज्म ही कहा जाता है। मायोफाइब्रिल्स होते हैं पर बहुत ही रेयर होते हैं, पर स्ट्राइटेड अपीयरेंस होता नहीं है, एंड दे आर रेगुलेटेड बाय आवर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड दे डू नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू आवर विल। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द स्मूथ मसल। और हम लास्ट में स्मूथ मसल में लोकेशंस मेंशन कर देते हैं दैट वेयर इज स्मूथ मसल प्रेजेंट। सो स्मूथ मसल्स इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस, posterior part of esophagus. It is also present in the wall of stomach as well as intestine, even in the wall of urinary bladder or even in the iris of our eyes. हर जगह पे क्या है, स्मूथ मसल्स है। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इसोफेगस मतलब इसोफेगस का नीचे जो पोर्शन है जो स्टमक के साथ कनेक्टेड है, उसमें स्टमक में, इंटेस्टाइन में, इवन इन आवर लंग्स की जो वॉल है उसमें भी, हर एक जगह पे क्या है, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इनका काम हम नहीं रेगुलेट करते, दैट इज रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो ऑल द विसरल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, internal organs of our body will be lined up by the smooth muscles. Okay, the third type of muscles that we have to discuss are the cardiac muscles. The third type of muscles are the cardiac, मतलब skeletal muscle हुआ, smooth muscle, and then after is the cardiac muscle. तो cardiac muscles जो होते हैं उनके cells भी इलोंगेटेड ही होते हैं एंड सिलेंड्रिकल होते हैं। Okay, so there is presence of a single nucleus, elongated and cylindrical, presence of single nucleus in the center, but they are between striated and non-striated. तो uninucleated है like non-striated, but they have presence of myofibrils in them, and that is the appearance of striated. मतलब striated भी हैं और non-striated भी हैं, right? तो ये जो है they are combination of both. कार्डियक मसल्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द, ऐसा ही अपीयरेंस सब में होगा, राइट? ओके, सो दिस टाइप ऑफ अपीयरेंस विल बी ऑफ द कार्डियक मसल्स। ये एक कार्डियक मसल सेल है, ठीक है, बीच में जो है दैट इज द न्यूक्लियस, दीज आर द मायोफाइब्रिल्स। इनमें भी हर एक तरह के मायोफाइब्रिल्स होते हैं, जैसे कि आई बैंड, ए बैंड, जेड बैंड, हर एक तरह के होंगे। ये जो बीच में दिख रहे हैं वो है ऑब्लिक ब्रिजेस। ये कार्डियक मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक है टू हैव प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक ब्रिजेस, एंड दिस ऑरेंज कलर्ड बैंड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क। तो कार्डियक मसल का लोकेशन पहले अगर हम देखें तो कार्डियक मसल इज प्रेजेंट इन वॉल ऑफ हार्ट, प्रेजेंट इन वॉल ऑफ हार्ट एज वेल एज large veins like pulmonary vein. Pulmonary vein is the vein which supplies the oxygenated blood, right? तो पल्मोनरी वेन एक ऐसी अकेली वेन है जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो पल्मोनरी वेन है, एज वेल एज वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। इट ऑल्सो इज अ वेन विच ब्रिंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू योर हार्ट। तो इन तीनों में कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्डियक मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दीज सेल्स आर elongated
cylindrical, uninucleated, there is presence of oblique bridges. There is presence of oblique bridges for rapid conduction. For rapid conduction of the impulse. मतलब हार्ट जो होता है उसका फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन. अब कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऐसा जरूरी है that the whole wall of the heart gets contracted at the same time. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो इम्पल्स है वो बहुत ही रैपिडली स्प्रेड करना पड़ेगा थ्रू आउट द वॉल ऑफ हार्ट. तो ये जो ऑब्लिक ब्रिजेस होते हैं दे सपोर्ट इन द रैपिड ट्रांसफ्यूजन ऑफ दैट इम्पल्स. मतलब जब एक सेल को सिग्नल मिलता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो वो रैपिडली यही सिग्नल को भेज देता है टू ऑल द सेल्स ऑफ द होल मसल सो दैट द होल वॉल ऑफ द हार्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्साइटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल्स. देयर इज ऑल्सो presence of intercalated disc. ये जो दो सेल्स हैं बिटवीन टू सेल्स, ये दो जो सेल्स होते हैं उनके बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क होती है and this intercalated disc also boosts up the response of the electrical signals received from the nerve cell. इसलिए यहाँ पे भी intercalated disc जो है वो rapidify करता है the transmission of the impulse. ठीक है, और यहाँ पे these cardiac muscles are rich in blood supply, rich in blood supply. बहुत सी capillaries आती है to the wall of the heart and therefore wall of the heart will be supplied with enough amount of blood and that is also very important for the activity of the heart. Moreover, they are regulated by both central and autonomic nervous system. Regulated by central nervous system and autonomic nervous system. And मैंने यहाँ पे लिखा नहीं but it is I have mentioned it is uninucleated but it is striated. Okay, uninucleated and I am writing over here only that it is uninucleated but these are striated. मतलब striated appearance देखने को मिलेगा. The most important characteristic is cardiac muscles are never fatigued. कभी भी थकते नहीं हैं. हमारे skeletal muscles की बात करें so they are very rapidly fatigued. You raise your hand like this for 5 minutes, it starts paining, right? Because of the accumulation of lactic acid in your muscles. तो हमारी जो skeletal muscles हैं वो बहुत ही जल्दी थक जाते हैं. ठीक है, जबकि smooth muscles get tired after a long time, but cardiac muscles are never tiring. कभी भी ये थकते नहीं हैं और इनका contraction 24/7 जब तक लाइफ चल रही है इनका contraction चालू ही रहेगा. And that is responsible for pumping of the heart, right? Heart जो है वो pump होता है तो क्या होता है actually this all cells are getting that impulse for the contraction. So they constantly contract for the whole life. So these muscles are never fatigued. So characteristics are कहाँ पे present होते हैं तो location याद रखना है. Cells elongated और cylindrical होते हैं, बीच में एक ही न्यूक्लियस होता है और striated मतलब strip like appearance होता है क्योंकि myofibrils है. Presence of oblique bridges जो होते हैं वो rapidify कर देते हैं the transmission of the impulse. Presence of इसमें इसीलिए क्योंकि impulse transmission बहुत ज़्यादा rapid जरूरी है. Because we already know that our heart contracts for 72 times in a minute. So obviously the contraction should be very rapid and it should occur in time, right? So for that purpose, intercalated disc होती है, they boost up the transmission of the impulse. They are rich in the supply of blood and they are regulated by CNS and ANS. Cardiac muscles are never tiring, never fatigued. ठीक है? So that was about smooth muscles and the cardiac muscles. Next we talk about the nervous tissue. So after discussing about the muscular tissue, which includes your skeletal tissue, your smooth tissue, that is smooth muscles, skeletal muscles, and lastly it includes the
cardiac muscles. So now we talk about the next topic, that is the neural tissue. The neural tissue is the one which will be regulating all the body responses. That is, all the activities of our body are regulated by the neural tissue. So it regulates all the responses of our body, whether it is response to any external environment or whether it is response to any food that is entering or any activity of our body, digestion, respiration, excretion, all the activities are regulated by our neural tissue. And the main functional unit of the neural tissue is the neurons. So the functional unit, the structural and functional unit of the neural tissue is known as the neuron, or we can say nerve cell. Okay, nerve cell is also known as nerve fiber because it appears like a fiber and it elongates like a fiber. So it can be said as neuron or nerve cell or a nerve fiber. तो neurons जो होते हैं, they are excitable and show a property of conductivity. दोनों ही properties होती है. Excitation and conduction are the two important activities of the nerve cells. अगर हम nerve cells की बात करें तो actually ये जो neural tissue है, neural tissue, इसमें include होता है पहले तो न्यूरॉन, पर न्यूरॉन के साथ एक एडिशनल सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है न्यूरोग्लिया. मतलब न्यूरॉन्स तो है नहीं, बट न्यूरॉन्स आर सपोर्टेड बाय एडिशनल सेल्स विच आर कॉल्ड न्यूरोग्लिया. And half of the volume of the neural tissue is actually neuroglia. Neural tissue में half of the volume of the neural tissue itself is neuroglia. इसके अलावा होते हैं ependymal cells. Ependymal cells. ये ependymal cells हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें बीच में ओपनिंग होती है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं ependymal cells and they help in the production of the cerebrospinal fluid. As well as the last type of cells included are neurosecretory cells. तो ependymal cells और neurosecretory, ये neurosecretory cells हमारे hypothalamus में होते हैं and these cells are responsible for releasing some hormones. ठीक है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो खुद के कोई हार्मोन्स रिलीज नहीं करते, तो वो जो हार्मोन्स है वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस रिलीज करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स एंड दीज हार्मोन्स आर वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूरॉन्स है, न्यूरोग्लिया है, एपेंडाइमल सेल्स है और न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है. ये चारों इंक्लूड होता है इन द न्यूरल टिश्यू. अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स में होता है सेल बॉडी एंड सेकेंडली द न्यूरॉन्स हैव न्यूराइट्स. राइट, ये न्यूराइट्स जो है दे आर द प्रोसेसेस ऑफ द न्यूरॉन्स. सो देयर इज टू थिंग्स इंक्लूडेड इन इट, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स. न्यूराइट्स जो होते हैं, these न्यूराइट्स will be including the axon and the dendrites. तो ये दोनों इंक्लूड होगा, that will be a part of neural tissue. सेल बॉडी के बेसिस पे न्यूरॉन्स अलग अलग टाइप के भी होते हैं, नॉन पोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर. तो एक्चुअली हम नर्वस टिश्यू के बारे में ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, बट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि उस चैप्टर में हमें पूरा ही नर्व सेल विद इट्स टाइप्स एवरीथिंग वी हैव टू डिस्कस. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम न्यूरल टिश्यू का सिर्फ ब्रीफ में इंट्रोडक्शन और ब्रीफ में डिस्कशन करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमने इतना मेंशन कर दिया है अबाउट द न्यूरल टिश्यू.
तो ये जो एक हम डायग्राम बनाया है दैट इज द डायग्राम ऑफ द नर्व सेल. तो नर्व सेल के डायग्राम में लेट अस लेबल एट सम ऑफ द रीजन्स, राइट. सो दिस फर्स्ट पोर्शन which you can see is the process of the nerve cell and it is known as the dendrites. इन्हें क्या कहा जाता है? डेंड्राइट्स कहा जाता है. ये जो डेंड्राइट्स होते हैं they are the one which will be receiving the signal from the previous nerve cell. मतलब इनके आगे जो नर्व सेल होगा उनसे इन्हें सिग्नल मिलेगी एंड दैट सिग्नल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस दैट इज क्रिएटेड अलोंग द नर्व सेल. ठीक है. फिर ये जो बीच में पोर्शन है दिस इज नोन एज द सेल बॉडी. सेल बॉडी को और कहा जाता है साइटोन. सेल बॉडी और साइटोन. ये साइटोन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और उसे कहा जाता है न्यूरोप्लाज्म. नर्व सेल का साइटोप्लाज्म मतलब न्यूरोप्लाज्म. ये बीच में हमें जो देखने को मिल रहा है दैट इज द न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग द न्यूक्लियस व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज द Nissl granules. Nissl granules जो होते हैं they are the broken down ribosomes and endoplasmic reticula. Ribosomes और endoplasmic reticulum जो है they will be forming this Nissl granules. इसके अलावा साइटोन जो है मतलब उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ER, लाइसोसोम्स, गोल्गी ये सारे ऑर्गेनल्स होते हैं. नेक्स्ट दिस इज द रीजन is known as axon hillock. The junction between the cyton and the axon is known as axon hillock, and after which the elongated structure which you are seeing is the portion of the axon. बाकी का जो पूरा portion है वो है axon portion. ठीक है. and this is known as axon terminal. और एक्सॉन टर्मिनल पे होते हैं सिनेप्टिक नॉब्स. दीज आर नोन एज सिनेप्टिक नॉब और सिनेप्टिक बल्ब. द रीजन विच इज ऑरेंज लेयर विच यू कैन सी इज योर मेड्यूलरी शीथ. मेड्यूलरी शीथ जो होती है दैट इज अ फैट लेयर विच विल बी इंसुलेटिंग योर नर्व सेल. So a layer of fat that will be insulating or protecting your nerve cell is the medullary sheath. And above the medullary sheath, the white layer which you can observe is nothing but neurilemma. It is called neurilemma. These small size cells are known as the Schwann cells. And these places are known as nodes of Ranvier. They are the nodes of Ranvier. So there is dendrites, cell body, Nissl granules, nucleus, axon hillock, axon. This portion of thick sheath-like structure is called medullary sheath. उसके बाजू में जो white है that will be the neurilemma, and these cells which are present are known as the Schwann cells. The places where this medullary sheath will be absent that is known as the nodes of Ranvier. Okay, so this is a diagram of multipolar nerve cell. ये हमने बात कर ली तो हम ये लिख देते हैं that nerve cell includes your cyton, dendrites and axon. डेंड्राइट्स और एक्सॉन को नर्व सेल की प्रोसेसेस कहा जाता है. प्रोसेसेस ऑफ द नर्व सेल. ठीक है. तो इनके बारे में हमने बेसिक बात कर ली दैट साइटोन जो है वो साइटोप्लाज्म है जिसमें ऑर्गेनल्स रहेंगे. डेंड्राइट्स जो है दे आर द वन विच विल बी रिसीविंग द इम्पल्स. डेंड्राइट्स आर द वन रिसीव्स द सिग्नल्स फ्रॉम द प्रीवियस न्यूरॉन. मतलब उनके आगे जो न्यूरॉन है उससे सिग्नल रिसीव करेगा. एंड एक्सॉन विल बी कंडक्टिंग द इम्पल्स, conducts the impulse to next neuron. Okay. So when a nerve cell gets stimulated, when a nerve cell gets stimulated, it generates an electrical disturbance.
It generates an electrical disturbance. जब भी नर्व सेल स्टिमुलेट होता है, मतलब जैसे कि हमें कोई एक्टिविटी करनी है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू वॉक, तो वॉक करने के लिए यू हैव टू पास ऑन द सिग्नल टू योर लिम्स so that they can further lead to contraction of the muscles so that there can be a movement. तो मूवमेंट के लिए नर्व सेल्स को पहले स्टिम्युलेट करना पड़ता है, एंड दैट इज स्टिम्युलेटेड बाय आवर ब्रेन ओनली. तो ब्रेन से स्टिम्युलेट होगा बाय आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच विल जनरेट एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, एंड दिस वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, दिस वेव विल run along the plasma membrane of nerve cell and reaches the axon endings, and from the axon endings this impulse will be received by the dendrites of the next nerve cell. तो ये जो पूरी मैकेनिज्म है ये हम पढ़ने वाले हैं इन द चैप्टर न्यूरल टिश्यू. मतलब हमारे पूरा एक चैप्टर है जिसमें हम नर्वस सिस्टम कैसे रेगुलेट होती है, हाउ अ नर्व सेल कंडक्ट्स एन इम्पल्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स, लाइक जैसे मैंने अभी कहा यूनिपोलर, नॉन पोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, इनके बारे में, मेड्यूलेटेड एंड नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन एन अनदर चैप्टर. This chapter includes only a brief introduction about the nerve cell and that we have done. तो नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल हमारी बॉडी के सारे रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करता है. नर्व सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट आता है, नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्व सेल, और नर्व सेल जो है इट विल बी हैविंग टू प्रॉपर्टीज, एक्साइटेशन एंड कंडक्शन, दोनों काम करता है. न्यूरल टिश्यू में नर्व सेल, न्यूरोग्लिया, एपेंडाइमल और न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स आते हैं. न्यूरॉन में सेल बॉडी और प्रोसेसेस, न्यूराइट्स, जिसमें एक्सॉन और डेंड्राइट्स आता है. न्यूरोग्लिया जो है दे आर फॉर, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द nerve cell. They are for supporting and protecting, and half of the volume of the neural tissue is actually what? Neuroglia. एपेंडाइमल सेल्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं. तो एक नर्व सेल में साइटन, डेंड्राइट्स, एक्सॉन आता है. साइटन में साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल्स हैं. डेंड्राइट्स आर द वन विच विल रिसीव द सिग्नल्स एंड एक्सॉन्स आर द वन विच विल कंडक्ट द इंपल्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. जब भी नर्व सेल स्टिमुलेट होता है तो एक इलेक्ट्रिकल, मतलब आयंस का डिफरेंस क्रिएट होता है. दिस डिफरेंस इन सोडियम एंड पोटेशियम आयंस will be responsible for generating an impulse which will be conducted to the axon and it will reach the axon endings, from which it will be received by the next dendrite and the impulse will continue to travel. How the conduction occurs, that we will discuss in another chapter. Okay, so from next lecture we are going to discuss about the systems of different animals. We are going to talk about earthworm, cockroach and frog, and we will discuss about the system, that is the types of organ systems present in them.